गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑफिसर सडे 24/7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता दीजिए कैसे हो आप सभी लोग, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है, आर वी गुड टू गो। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसे कि आपको पता ही है, जीत सीरीज जो है हमने स्टार्ट कर ली है। हर दिन एक सेशन सॉरी हम डिस्कस कर रहे हैं, और हर दिन एक सेशन के अंदर हम एक पर्टिकुलर यूनिट से रिगार्डिंग एडवांस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल स्टडी जो आप अपनी लेवल पे कर रहे हो या पेड बैचेस में कर रहे हो वो तो हो ही रहा है, पर आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी सीख जाओ, है ना। लाइक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बट सेकेंड थिंग ये भी ज़रूरी कि वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भी आ जाए हमें, बिकॉज लैंग्वेज ट्रिकी है पेपर की, इवन बुक की लैंग्वेज आपकी ट्रिकी बनाई हुई है, तो उसको अंडरस्टैंड करके अप्लाई करना भी हमें सीखना होगा। वहाँ पे ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे। टुडे वी हैव अ 6th क्लास, यू कैन सी हियर, और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हमने स्टार्ट किया है मॉड्यूल डी से। ये पूरा आपका मॉड्यूल डी का सिलेबस है टिल 45 यूनिट्स, और हम आज जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट एंड मार्केट डायनामिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, बट उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। कुछ चैप्टर में है बहुत सारी चीज़ें, पर इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ कम ही हैं। उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इसके बारे में, दूसरी चीज़ ये कि आपका मंजिल बैच जो है वो लाइव है ऑलरेडी। IE एंड IFS का सब्जेक्ट जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है इसमें। ये सब्जेक्ट 26 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दी कॉम्प्रिहेंसिव बैच, एक डिटेल बैच आपको चाहिए, तो दिस इज़ दी बैच फॉर यू। और इस पर अभी 80% डिस्काउंट भी चल रहा है इफ़ यू यूज़ दिस कोड। लिमिटेड ऑफर्स आपके कूपन कोड्स के ऊपर अवेलेबल हैं अभी भी। इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल। और एक और चीज़, अगेन आई वांट टू इन्फॉर्म यू ऑल कि अगर आपको कोई पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट स्टडी चाहिए IE/IFS का, तो माइट बी दिस इज़ दी लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो यहाँ पर मैं लाई हूँ। मे बी इसके आगे जो बैच आएगा दैट माइट बी योर रिवीजन बैच, नेक्स्ट बैच जो होगा, बिकॉज यू नो मई में तो पेपर ही है, उतना टाइम हमें चाहिए पढ़ने के लिए, है ना। सो दैट्स वाई इफ़ यू वांट टू एनरोल, मंजिल बैच अवेलेबल है, देख लीजिएगा। इसके अलावा कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको इन द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगी। चलिए, इसके अलावा फॉरेन, अच्छा हमारा जो टॉपिक है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट एंड मार्केट डायनामिक्स है। अब देखो, हमें पता है हम स्टार्टिंग से मॉड्यूल डी के स्टार्टिंग से फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हैं। तो हमने देखा था फाइनेंशियल मार्केट, ये काफ़ी सारे सेगमेंट है हमारे पास। मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, डेट मार्केट है, क्रेडिट मार्केट है, इंश्योरेंस है, पेंशन फंड मार्केट है। सो अ लॉट ऑफ मार्केट्स आर देयर, डेरिवेटिव मार्केट है हमारे पास। तो इतने सारे मार्केट्स हमारे पास हैं, और इन सभी मार्केट्स में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं रिलेशन तो ज़रूर है ना। इन सभी मार्केट्स में क्या है, रिलेशन है, कनेक्टेडनेस बनी हुई है। तो ये जो रिलेशन कनेक्टनेस बनी हुई है मार्केट्स के अंदर, वहाँ पर जब हम स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट। और ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमीज आपस में, अच्छा ये सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं है, ग्लोबल लेवल पे भी है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ कैपिटल मार्केट तो इसका कहीं और इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कैपिटल मार्केट में शेयर्स की वैल्यू गिर रही है या बढ़ रही है, ये मुझ पे भी इम्पैक्ट करता है। डजेंट मैटर मैं शेयर में ट्रेडिंग करती भी हूँ या नहीं करती, बिकॉज हो सकता है जिस कंपनी में मैं वर्क कर रही हूँ ये शेयर ट्रेडिंग करती हो, इनका एक सोर्स ऑफ इनकम आपका शेयर मार्केट हो, और बिकॉज मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ तो मेरी सैलरी इम्पैक्ट हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो मान लीजिए कि अगर मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ और मेरा शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, मान लीजिए कंपनी का भी शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, पर समहाउ जहाँ से मैं अपनी ग्रॉसरी परचेस कर रही हूँ या रिटेल ट्रेडर जो हैं या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में आगे खरीद रही हूँ, उन लोगों का तो शेयर मार्केट से लेना देना होगा। अगर उनकी इनकम कम या ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोडक्ट्स मैं खरीद रही हूँ उसके प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, हर एक मार्केट का हर किसी पे इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। इसीलिए ये इंटरकनेक्टेडनेस हमारे सभी मार्केट्स है, नॉट ओनली एट ग्लोबल लेवल, नॉट ओनली एट डोमेस्टिक लेवल, ग्लोबल लेवल पे भी है। और वही इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि क्यों है, कैसे है, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे पूछा गया है एक पैराग्राफ फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन में। तो बोल रहे हैं कि कंट्री जो वर्ल्ड में है दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर, और बिल्कुल सही है। हम इंडिया भी वर्ल्ड इकोनॉमीज के साथ कनेक्ट हो चुका है। कब? जब हमने LPG को इंट्रोड्यूस किया। तो कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं, और अप डाउन जो भी आते हैं एक पार्ट में ग्लोबल में, है ना, वन पार्ट ऑफ द ग्लोब कैन हैव अ रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। होता ही है, आप देख लो, इवेंट्स देख लो, है ना।
आपका इवेंट्स लिखा है 1997 का जो आपका आया था क्या क्राइसिस, साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस, उसका इम्पैक्ट सिर्फ वहीं तक नहीं था, सभी कंट्रीज में देखा गया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएसए से उठा था वो सिर्फ यूएसए में नहीं रह गया, सभी इकोनॉमीज में देखा गया। तो हर एक कंट्री जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनके अप्स डाउन दूसरे पार्ट ऑफ द ग्लोब के ऊपर भी अप्स डाउन पे इम्पैक्ट डालते हैं। So when upheaval in market in certain part of the world send ripple like earthquake in other distant part of the world, और ये होता है। This is also known as the coupling, इसी को क्या हम बोलते हैं, coupling of economies, कि यूएसए में क्राइसिस आया तो इंडिया में भी हो रहा है, coupling of economies हो गया है ना। एंड डिस्टर्बेंस व्हेन दे स्प्रेड, और आपको डिस्टर्बेंस भी होता है, वहाँ पे इकोनॉमी में फॉल चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा आपका। एंड दिस इज कॉल्ड अ डैश, ये क्या कहलाता है आपको बताना है। तो एक पैराग्राफ में किसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया गया है और पूछा जा रहा है वो कॉन्सेप्ट है कौन सा, क्या वो आपका कंटिंजेंट इफेक्ट है, क्या वो आपका गोल्डन इफेक्ट है, क्या वो आपका राइपल इफेक्ट है, क्या वो आपका नन ऑफ द अबव है। क्या होगा राइट आंसर, ए बी सी और डी। तो एक जगह पे कुछ होने से वो बाकी जगह पे भी फैल रहा है ना। इसको आप याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका बताओ, जैसे कोविड-19 आया था है ना, पैंडेमिक, रिसेंटली, कोई नहीं भूल सकता हम में से इसको। तो कोविड-19 पैंडेमिक क्या था, कंटेंजियस वायरस था कि अगर आप कांटेक्ट में आ रहे हो तो वायरस एक से दूसरे को फैलेगा। यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमीज एक दूसरे से कांटेक्ट में है, एक में लॉस होने से दूसरे में भी फैल रहा है, एक में प्रॉफिट होने से दूसरे में भी फैल रहा है, तो ये क्या है, दिस इज अ कंटेंजियन इफेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंटेंजियन इफेक्ट है। सो राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन। हमारा राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजंस फॉर इंटरकनेक्टेडनेस, इनमें से इनके अलावा जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए 3, इनमें से कौन सा रीजन है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट्स का। पहला हम बोल रहे हैं कि कैपिटल हैज बिकम मोर मोबाइल अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, बिल्कुल है। अब देखो एक चीज आप पढ़ोगे, जब ये पढ़ोगे आप या जब भी आप फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ोगे तो एक चीज आप पढ़ोगे कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि मान लो, अच्छा कंट्री को ना समझ के सबसे पहले मैं ऐसे समझाती हूँ, मान लीजिए मुझे बिजनेस करना है, तो जब मुझे बिजनेस करना है तो आपको क्या लगता है कि मेरा जितना भी अभी तक का जमा पूंजी होगा वो मैं उठा के अपने बिजनेस में लगा दूंगी? ऑब्वियसली नॉट। ऐसा तो नहीं होगा अपना घर है तो बेच के बिजनेस में लगा दिया पैसा, नहीं। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं एक्सटर्नल सोर्स से कैपिटल लाऊंगी, या तो मैं इन्वेस्टर्स ढूंढूंगी कि आप इन्वेस्ट कर दो मेरे बिजनेस में। कोई कर देगा तो वेल एंड गुड है, नहीं करेगा तो मैं बैंक से लोन लूंगी, नहीं करेगा तो मैं वेंचर कैपिटल के पास जा सकती हूँ। तो मैं पैसा एक्सटर्नल सोर्स से ला रही हूँ। अरे 24/7 आज काम कर रहे हैं तो अपना खुद का पैसा नहीं लगा रहा है, क्या कर रहा है, मार्केट से फंड रेज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स ले रहा है, गूगल फंड्स दे रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एट 24/7 को। सो दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स, यही होता है। तो हम अपनी सेविंग्स को बचा के रखते हैं और दूसरों का पैसा यूज करते हैं और फिर रिस्क लेते हैं बिजनेसमैन बनने की, ये होता है, ऑब्वियस सी बात है। ये काम कंट्रीज में भी हो रहा है। इंडिया जो है वो अपनी सेविंग्स को तो रख ही रही है, पर जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो हम फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, हम इनफ्लो मांगते हैं कैपिटल का, तो ये हो ही रहा है। आपका कैपिटल मोबाइल हो गया अक्रॉस दी बाउंड्रीज, है ना। दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज ट्रू। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और ये तो है ही। आप देखो एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर हमारा आज तक भी प्रॉपरली आपके जो पुराने तरीके थे, ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन जो थे, उन्हीं पे डिपेंडेंट चल रहा है। बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये भी एक रीजन तो है आपका, है ना। चेंजेस इन द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विद द शिफ्ट इन एम्फेसिस फ्रॉम क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स to price-based instruments such as the short-term policy interest rate brought about changes in the term structure of interest rate। और चेंजेस की हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क में आपके मॉनेटरी पॉलिसी की, और ये भी ट्रू है, होता है। आपके जो कंट्रोल्स है ना, चाहे वो प्राइस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, पॉलिसीज आरबीआई बना रहा है, आरबीआई की पॉलिसी का इम्पैक्ट आपके हर एक मार्केट के ऊपर देखा जाता है कि आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स को बढ़ाया तो मार्केट में पैसा कम होगा, पैसा कम हुआ तो सभी मार्केट इम्पैक्ट होंगे। इंडिया में पैसा कम हुआ तो इंडिया से जुड़ी हुई कंट्रीज जो ट्रेड कर रही हैं उनमें भी पैसों की कमी आएगी, मतलब उनमें भी ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कम या ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो इट मीन्स दे ऑल आर द रीजन फॉर इंटरकनेक्टेडनेस, ये सभी आपके रीजन हैं दैट व्हाई आर मार्केट्स आर इंटरकनेक्टेड, कि हमारे मार्केट इंटरकनेक्टेड क्यों हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो राइट आंसर विल बी योर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट हियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन।
ये मार्केट जो आपस में इंटीग्रेट हुए हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फायदा क्या है? तो इट सर्व्स एज अ कंडक्ट फॉर ऑथराइज्ड अथॉरिटीज टू ट्रांसमिट इंपॉर्टेंट प्राइस सिग्नल्स। ओके। सेकेंड, एफिशिएंट एंड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट बनाता है, ठीक है। फॉस्टर करता है नेसेसरी कंडीशन को फॉर अ कंट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर टू एमर्ज एज एन इंटरनेशनल और रीजनल फाइनेंशियल सेंटर, ये भी ठीक है। एनहांस करता है कंपटीशन को, इफिशिएंसी को इंटरमीडियरीज की इन देयर ऑपरेशंस एंड एलोकेट करता है रिसोर्सेज, कंट्रीब्यूट करता है टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट मीन्स ईच वन ऑफ देम इज करेक्ट। इनमें से जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो ऑल द इंपॉर्टेंस हियर आर करेक्ट। ये सभी आपके इंपॉर्टेंस हैं और वी कैन से बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं जो हमें मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट इंटीग्रेशन। सो राइट आंसर विल बी योर डी, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में क्या पूछा गया है, आपको लेवल्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन दिए। अब ये भी याद रखिएगा, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन ही है कि कितने लेवल्स में आपका मार्केट का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो 3 लेवल पे होता है, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है ग्लोबल, एक होता है रीजनल। डोमेस्टिक को का मतलब आप समझ रहे हो कंट्री के अंदर ही हो रहा है ना। रीजनल मतलब रीजन पे डिपेंड कर रहा है। ग्लोबल मीन्स ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हो। ग्लोबल लेवल को हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल भी, कहीं पे इंटरनेशनल लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ग्लोबल को यू कैन कॉल इट इंटरनेशनल एज वेल। चलिए अब आपके सामने लेवल्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन लिखा है और उसकी डेफिनेशन लिखी है ऑन द अदर साइड। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, ए, बी, सी या फिर डी। चलो पढ़ लेते हैं वन बाय वन। पहला बोल रहा है ऑकर्स ड्यू टू टाइज बिटवीन अ गिवन रीजन एंड द मेजर फाइनेंशियल सेंटर सर्विंग दैट रीजन। तो रीजन वाइज हम बात कर रहे हैं, रीजन वाइज बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली रीजनल होगा। तो थर्ड इज ए, थर्ड ए है। एलिमिनेट करने की कोशिश करें, चलो करते हैं। थर्ड ए है, यानी कि ए तो नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। अब क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव दिया, यानी कि मैच तो फिर सारे ही करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड बोल रहा है इट एंटेल्स हॉरिजॉन्टल लिंकेज ऑफ वेरियस सेगमेंट रिफ्लेक्टिंग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बाय सेवर्स इन्वेस्टर इंटरमीडियरीज। तो हॉरिजॉन्टल लिंकेज है ये। हॉरिजॉन्टल लिंकेज कब होगा, जब आप क्या हो, सेम कंट्री की बात कर रहे हो। सो अगर बी ऑप्शन की मैं बात करूं तो बी इज फॉर 1, यानी कि 1 आपका डोमेस्टिक है और बी जो है डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। अब बचा क्या आपका, हमारे पास बचा सी, तो सेकंड विल बी व्हाट, सी। सो बी सी ए आपका राइट सीक्वेंस होगा, तो बी सी ए आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। तो एक तरफ लेवल ऑफ इंटीग्रेशन पूछा गया हमसे, दूसरी तरफ डेफिनेशन दिए तो हमें मैच करनी थी डेफिनेशन, वी डिड, एंड राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर मान लीजिए ऑप्शन में नन ऑफ दी अबव ना देखे होके कोई और कॉम्बिनेशन दिया होता है यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली बोल देते बी आंसर है, क्योंकि थर्ड इज ए हमें मिल गया था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करना, आंसर थोड़ा जल्दी मिल जाता है इससे, दैट्स ऑल, है ना। और एक चीज ये भी हो जाती है कि गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट, अब एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ में किसी पेमेंट अरेंजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो कौन सा पेमेंट अरेंजमेंट है आपको बताना है पढ़कर, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं, पढ़िए इसको एक बार। इट इज सेइंग dash is a payment arrangement whereby the participants settle payment for an intra-regional transaction among the participating central banks on a net multilateral basis. The main objective of the clearing union are to facilitate the payments among its member countries जो eligible हैं transaction के लिए, thereby economizing on the use of foreign exchange reserve and transfer cost as well as प्रमोटिंग ट्रेड एंड बैंकिंग रिलेशन अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये आपके सामने एक पैराग्राफ दिया है ना, और उसमें आपको मिल रहा है क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आपको आंसर करना है यहाँ पे इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट है। एनईएफटी, एशियन क्लियरिंग यूनियन, आरटीजीएस, इन्फिनेट। तो इन्फिनेट तो आपको क्या करता है, ये आपको क्या इंटरनेट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, और ये यूज किया जाता है आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें। और एक्चुअल में यहाँ पे जो क्लियरिंग यूनियन की बात कर रहे हैं या पेमेंट अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं वो है एसीयू, एशियन क्लियरिंग यूनियन। ये बनाया गया एक पेमेंट अरेंजमेंट ताकि जितनी भी आपकी इंट्रा रीजनल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में, उसको परफॉर्म किया जा सके,
है ना, अपने पेमेंट्स जो हैं अमंग अपने मेंबर कंट्रीज ये प्रॉपरली आसानी से कर सकें, इसीलिए एशियन क्लियरिंग यूनियन को बनाया गया। तो राइट आंसर विल बी योर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लियरिंग यूनियन। अब जो एशियन क्लियरिंग यूनियन आपने बनाया है, क्या कारण है इसको बनाने का, क्या इंपॉर्टेंट रीजन था इसको बनाने का? 3 ऑप्शन है। पहला बोल रहा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स अमंग द मेंबर्स आर एक्सपांड रिलेटिवली फास्टर बिकॉज ऑफ योर conservation of foreign exchange in intra-group transaction at least until the settlement date. ठीक है। Second is saying trade liberalization cannot be promoted initially among the members. Third, exploitation of scale economies would be made possible by enlarged trade. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हमने इंट्रोड्यूस किया है आपका एशियन क्लियरिंग यूनियन को। So you have to answer which of the following is correct. A, B, C या D? Okay, and the right answer here will be, अब बोल रहा है ट्रेड लिबरलाइजेशन कैन नॉट बी प्रमोटेड, बल्कि प्रमोट किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑल एक्सेप्ट 2। सेकेंड स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सब आपके इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि हम क्यों एशियन क्लियरिंग यूनियन को लेकर आए। सो राइट आंसर विल बी योर सी, ऑल एक्सेप्ट 2। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, दैट इज ऑल एक्सेप्ट 2। सो नेक्स्ट राइट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइन। अब जब फ्लोटिंग मतलब इट कीप्स चेंजिंग, ये चेंज होता रहेगा आपका, अगर ये चेंज होता जा रहा है तो फ्लोटिंग है आपका, है ना। इसका अपोजिट क्या होगा आपको ये बताना पड़ेगा। अब कोरिलेटेड है तो ये तो चेंज हो सकता है ना, विद द कोरिलेशन। फ्री एक्सचेंज रेट है, ऑब्वियसली चेंज होगा। अब या तो नन ऑफ द अबव होगा या फिर फर्स्ट होगा। फर्स्ट बोल रहा है इट इज अ पैक्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम, जहां पे फिक्स कर दिया गया है आपके एक्सचेंज रेट रिजाइम को। तो राइट आंसर विल बी आपका क्या होगा? ए। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विच कीप्स चेंजिंग, और इसको अपोजिट आप बात करोगे तो दैट विल बी अ पैक्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे अबाउट दी कंट्रीज जो एशियन क्लियरिंग यूनियन का मेंबर नहीं है ना, ACU का मेंबर नहीं है। ये आपको बताना है, कुछ कंट्रीज के नाम सामने आपको दिए हुए हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना। ये जो 7 ऑप्शंस आपको दिए हैं जिसमें कुछ कंट्रीज के नाम आपको दिए गए हैं, 10 कंट्रीज के नाम आपके सामने हैं 7 ऑप्शन में। इनमें से कौन सी कंट्री एशियन क्लियरिंग यूनियन का मेंबर नहीं है? नॉट अ मेंबर बताना है। अब नॉट अ मेंबर जब आप बताओगे ना तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि कितने मेंबर्स हैं इनमें से, है ना। तो मेंबर्स के नाम भी याद रखने हैं। टोटल मेंबर्स आपके जो हैं 9 हैं, ये कंफर्म मैं आपको बता देती हूँ। 9 मेंबर्स हैं और यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए हैं 10, यानी कि डेफिनेटली, है ना, डेफिनेटली आपका एक कंट्री तो मेंबर नहीं है, और वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री है आपकी चाइना। चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ योर एशियन क्लियरिंग यूनियन। कौन सी नहीं है पूछा है तो आप आंसर दोगे ऑल ओनली 7। इसको छोड़कर ये बाकी जो 9 कंट्रीज हैं श्रीलंका तक, दीज 9 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन। याद रखिएगा नेम ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, और टोटल कंट्रीज कितनी है ये भी, 9 कंट्रीज आपका ACU का मेंबर है। Good morning everyone, welcome to the official YouTube channel of Officers at 24/7. So welcome to the channel, and do let me know is audio video both are okay, are we good to go? Also let me know how are you all. Okay, so let's start the session here. जैसे कि आपको आप लोगों को सबको पता ही है that we have started our जीत सीरीज। हमने हमारी जीत स्टार्ट किया था जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हर दिन एक पर्टिकुलर यूनिट के एडवांस क्वेश्चंस को। तो जब बात आती है IEIFS सब्जेक्ट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल जो हो जाता है हमारे लिए दैट इज योर मॉड्यूल।
ठीक है, तो मॉड्यूल डी से ही इस जीत सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। आज की जो हमारी क्लास है दैट्स दी 7th नंबर क्लास, एज यू कैन सी हियर 7th नंबर की हमारी ये क्लास है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू योर मॉड्यूल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल डी जो है आपका दैट इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जब बात आती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो अनलिमिटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमारे पास हैं, जहां पर अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प कर रहे हैं फंड्स को रेज करने में। ठीक है, तो फंड्स रेज करने का अलग अलग तरीका अलग अलग मार्केट में हमारे पास है इन केस ऑफ योर फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पर आज हमारी जो 7th क्लास है, इस क्लास में हम बात करेंगे ऑफ द टॉपिक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। तो अब तक हम फाइनेंशियल मार्केट्स को कवर कर चुके हैं, मनी मार्केट हो चुका है, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हम कवर कर चुके हैं, फिक्स्ड इनकम मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट्स, ये हम सब खत्म कर चुके हैं। आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट हमारी, दैट्स द मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी ऐसे लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे जो पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू ऑल कि ऑफिसर सर 24/7 इज द चैनल जहाँ पे आपको अपने GIB, CIB, बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की क्वेरीज के आंसर मिलेंगे। साथ ही में अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सीरीज है जीत सीरीज, ये आपके GIB मई 2024 एंड अक्टूबर नवंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इस सीरीज का टाइमिंग जो है मंडे टू सैटरडे 7:30 AM है। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे पहले वाले सेशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, फॉर दैट आप जा सकते हो 24/7 की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज ऑफिसर 24/7 चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और प्लेलिस्ट में हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है अभी तक। तो इफ यू वांट आप वहां से सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग भी देख। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज की, तो दिस इज दी ओनली बैंकिंग सर्विसेज जिसको RBI रेगुलेट नहीं करता, सेबी रेगुलेट करता है। तो वी नो सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इन्वेस्टमेंट मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है। जब बात आती है सेबी की, तो सेबी आपका मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज को रेगुलेट कर रहा है, जहां पे मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज आपको जनरल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को नहीं प्रोवाइड करेगा। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज जो है ये हमें प्रोवाइड करता है सर्विसेज जहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज आता है, एडवाइजरी सर्विसेज आता है, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज आता है। तो जितने भी मर्चेंट बैंकर्स हैं ये अपने कॉरपोरेट क्लाइंट्स को या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को एडवाइस देते हैं कहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है, किस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा सकता है, किस कंपनी के साथ टाई अप किया जा सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज आपकी डे टू डे सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा बैंकिंग, बट कॉर्पोरेट एडवाइस प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, साथ ही में रेगुलेट कौन करेगा, सेबी रेगुलेट करेगा। जो मर्चेंट बैंकिंग है हमारी, ये आपका सेबी के अंदर रेगुलेट हो रहा है और कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज से डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंक एंड कमर्शियल। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है कि एक को रेगुलेट करेगा सेबी और एक को रेगुलेट करेगा RBI। ओनली टाइप ऑफ बैंकिंग जिसको सेबी रेगुलेट कर रहा है, याद रखिएगा, मर्चेंट बैंकिंग है। बाकी सभी टाइप्स ऑफ बैंकिंग वो RBI के अंडर में आती है। So first is saying merchant banks primarily assist in raising equity and equity-related finance, whereas commercial bank primarily deal with the debt and debt-related finance. ये पहला difference दिया गया आपको। Second difference जो दिया गया है, that is saying merchant banks are management oriented, whereas commercial banks are asset oriented. ये merchant bank है आपका management oriented work करते हैं, है ना, और जो commercial bank है वो asset oriented। banks की asset क्या होती है, जो loan and advances वो provide कर रहे हैं। Then third is saying merchant bankers mainly undertake the fee based business, कि जो भी सर्विसेज दे रहे हैं फी चार्ज करते हैं उसको। Whereas commercial banks mainly undertake the funding, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आपका फंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं।
फोर्थ आता है मर्चेंट बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई वेयर एज कमर्शियल बैंक्स आर गवर्न्ड बाय सेबी। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है तो क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो एक स्टेटमेंट तो हमें साफ साफ दिख रहा है दैट दिस इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं है, फोर्थ तो नहीं, क्योंकि आपका मर्चेंट बैंक्स रेगुलेट होगा सेबी के थ्रू एंड कमर्शियल बैंक्स जो है यहाँ पे वो आरबीआई रेगुलेशन में काम करें। तो द फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ नहीं है। तो वी कैन सिंपली आंसर ऑल एक्सेप्ट, सारे आंसर आपके करेक्ट हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे रेगुलेशन को क्या कर दिया है, इंटरचेंज। योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कैटेगरी ऑफ मर्चेंट बैंकर। तो याद रखिएगा मर्चेंट बैंकर्स की चार ही कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी। चारों कैटेगरीज की डेफिनेशंस आपको दी गई हैं इन द अनदर कॉलम और पूछा है इनमें से राइट कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा। तो कौन सी कैटेगरी ऑफ मर्चेंट बैंकर जो है वो क्या वर्क करता है, अकॉर्डिंगली आपको बताना है कौन सा सही। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आता है, डेफिनेशन से पढ़ के हम मैच करते हैं। फर्स्ट आता है दैट ए कह रहा है कि कैन एक्ट ओनली एज एडवाइजर, कंसल्टेंट, को मैनेजर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर। अब क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर इंक्लूड है ना, कि आपका मर्चेंट बैंकर जो है वो कैसे एक्ट करता है, कर सकता है, वो एडवाइजर हो सकता है, वो कंसल्टेंट हो सकता है, वो को मैनेजर हो सकता है, अंडरराइटर हो सकता है, वो पोर्टफोलियो मैनेजर हो सकता है। So this A point is talking about the category number के बारे में बात कर रहा है, आपका कैटेगरी 2 के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट हमें एक कॉम्बिनेशन मिला, इसके बेसिस पे ट्राई करते हैं एलिमिनेट करने का ऑप्शन। तो आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सेकंड इज सी, गलत है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है सेकंड इज सी, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है सेकंड इज ए, ये तो सही है। पर बिकॉज फोर्थ ऑप्शन में नन ऑफ दी अबव दिया है तो हम यहाँ पे आंसर नहीं दे सकते। कब तक? जब तक हम हर एक कॉलम को मैच ना कर लें, बिकॉज नन ऑफ दी अबव में आपका आंसर नन ऑफ दी अबव भी हो सकता है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 इज सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज अबाउट योर कैटेगरी 2। आगे बढ़ते हैं। सेकंड बोल रहा है कैन एक्ट एज अंडर राइटर, एडवाइजर, कंसल्टेंट टू एन। अब यहाँ पे सिर्फ वो अंडर राइटर है ना, एडवाइजर है और कंसल्टेंट है। तो दिस विल बी योर थर्ड, यानी कि कैटेगरी थर्ड जो है वो बी है। तो यहाँ पे आप देखो थर्ड इज बी, ये भी सही है। आगे आता है सी स्टेटमेंट, कैन मेयरली एक्ट एज एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन। मेयरली एक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एडवाइजर और कंसल्टेंट की तरह। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी योर कैटेगरी नंबर। और अगर हम बात करें इशू मैनेजमेंट का, तो इशू मैनेजमेंट सभी कैटेगरीज में कौन कर सकता है आपका, इट विल बी डन ओनली बाय कैटेगरी 1। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि कैटेगरी 1 जो है वो ही सिर्फ इशू मैनेजमेंट का काम करता है। तो ऑब्वियसली आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। फर्स्ट इज डी, सेकंड इज ए, थर्ड इज बी एंड फोर्थ इज, ये है आपका राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मैच द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा मर्चेंट बैंकर्स की हमारे पास चार कैटेगरीज हैं, चारों कैटेगरीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है इनको वो डिफरेंट, अकॉर्डिंगली आप आंसर करें। तो कैटेगरी 1 इशू मैनेजर होते हैं, कैटेगरी 2 में पोर्टफोलियो मैनेजर्स का वर्क इंक्लूड होता है, कैटेगरी 3 में अंडरराइटर, एडवाइजर, कंसल्टेंट होंगे और कैटेगरी 4 में सिर्फ आपके एडवाइजर और कंसल्टेंट ही रहते हैं मर्चेंट बैंक। और इन चारों कैटेगरी में वर्क करने के लिए दे हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम सी। ठीक है, जो भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हो, जिस भी कैटेगरी का आप काम करना चाहते हो, उसके लिए आपको सेबी से क्या लेना पड़ेगा, आपको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा फॉर द मर्चेंट बैंकर्स कैटेगरी। ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी योर सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As per SEBI regulation, the applicant for merchant banking license should have a net worth of not less than dash for category 1 merchant bank.
तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेंट जो है ना, जो आपका मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस लेना चाहता है, उसका नेट वर्थ जो है वो किससे कम नहीं होना चाहिए फॉर कैटेगरी 1। 35 करोड़ से, 5 करोड़ से, 25 करोड़ से या 15 करोड़ से। नेटवर्थ जो है इनमें से किससे कम नहीं होना चाहिए, दैट यू हैव टू आंसर। इफ योर मर्चेंट बैंक वांट्स टू वर्क एज अ कैटेगरी 1, इट मींस इशू मैनेजमेंट का काम करना चाहता है, मैनेजमेंट का काम करना चाहता है कैटेगरी 1 में रजिस्टर होने के लिए। तो जो नेट वर्थ आपके मर्चेंट बैंकिंग का रिक्वायर्ड है, दिस विल बी योर 5 करोड़। कितना होगा आपका? 5 करोड़ का। तो राइट आंसर विल बी योर बी। राइट आंसर विल बी योर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि SEBI's authorization criteria to allow the applicant to act as merchant bank include which of the following? अब आपको किसी भी कैटेगरी ऑफ मर्चेंट बैंकर में वर्क करना हो, वर्क करने के लिए आपको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जब आप सेबी से लाइसेंस लेने जा रहे हो तो कौन सी ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करने हो? फर्स्ट इज सेइंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फाइनेंस, लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट में होना चाहिए। सेकेंड इज सेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, ऑफिस स्पेस हो, इक्विपमेंट हो, मैन पावर हो। थर्ड, कैपिटल एडुकेसी आप मेंटेन कर रहे हो। फोर्थ, पास ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, जनरल रेपुटेशन, फेयरनेस इन ऑल द ट्रांजेक्शन आप मेंटेन, मे बी पास ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है उनको भी आप मेंटेन कर रहे हो। टू टेक लाइसेंस फ्रॉम सेबी टू बिकम एज और टू अप्लाई एज एन एप्लीकेंट, कि हम एक्ट करना चाहते हैं मर्चेंट बैंक की तरह, तो इनमें से कौन सा आपको ऑथराइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा? ए, सी और डी? ओनली फोर, ओनली सेकेंड, ओनली थर्ड एंड फोर एंड ऑल ऑफ द अबव? विच विल बी द राइट आंसर? तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो सेबी जब ऑथराइजेशन क्राइटेरिया की बात कर रहा है तो सबसे पहली चीज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चेक करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेगा, कैपिटल एडुकेसी चेक करेगा, एंड जो फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, एक्सपीरियंस हैं रिलेटेड, और जनरल रेपुटेशन या फेयरनेस जो है, सभी रिकॉर्ड्स भी। तो राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द अदर सर्विसेज ऑफर्ड बाय मर्चेंट बैंक्स इंक्लूड। अब जब हम अदर सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो कौन सी अदर सर्विसेज मर्चेंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं? कॉर्पोरेट काउंसलिंग एंड एडवाइजरी, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, लोन सिंडिकेशन, एनआरआई एडवाइजरी। आउट ऑफ दीज फोर कौन सी सर्विसेज जो है वो मर्चेंट बैंक्स के प्रोवाइड की जाती है? मैंने आपको ये तो बताया था कि जनरल बैंकिंग का एक भी फंक्शन जो है वो मर्चेंट बैंक परफॉर्म, ये जनरल पब्लिक को अपनी सर्विसेज भी नहीं देंगे। जैसे कि अगर मैं जाऊँ मर्चेंट बैंक के पास और बोलूँ सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, पैसा डिपॉजिट करना है, पैसा विड्रॉ करना है, तो मर्चेंट बैंक्स मुझे नहीं। ठीक है, मर्चेंट बैंक्स अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को एडवाइजरी सर्विसेज देता है, काउंसलिंग करता है, प्रोजेक्ट काउंसलिंग भी करता है कि ठीक है कोई नया प्रोजेक्ट आप लाना चाह रहे हो तो उसकी काउंसलिंग भी करेगा, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। लोन सिंडिकेशन भी ये करता है, एनआरआई एडवाइजरी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर विल बी योर ऑल ऑफ द अबव। All these services will be provided or will be offered by merchant। पर ये सर्विसेज क्या हैं आपकी? फी बेस्ड सर्विस। अगर इनमें से कोई भी सर्विस आपको मर्चेंट बैंकर देगा तो द मर्चेंट बैंकर विल चार्ज अ सर्टेन, ना आपसे एक फीस चार्ज करेगा। ओके, द राइट आंसर हियर विल बी योर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। ये सारी ही सर्विसेज मर्चेंट बैंक जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं एज अ सर्विस। Which of the following is not the responsibility of a monitoring? अब इनमें से कौन सा आपका मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, यानी कि ये नहीं करना है मर्चेंट बैंकिंग को एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी? तो फर्स्ट इज मेक अरेंजमेंट टू एंश्योर द मॉनिटरिंग ऑफ इशू प्रोसीड्स। सेकंड, कीप अ ट्रैक ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम अमाउंट कलेक्टेड।
Reasons for delay in implementation to be reported to RBI. To ensure that the government statutory approvals related to the project disclosed in offer document are being compiled with. So out of these 4 activities, इनमें से कौन सा responsibility आपकी monitoring agency, which of the following is not the responsibility of a monitoring, A, B, C और D? तो अगर देखा जाए तो मॉनिटरिंग एजेंसी की ये चारों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आपको इंश्योर करना होगा मॉनिटरिंग ऑफ इशू प्रोसीड्स, आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हो, अमाउंट जो कलेक्ट कर रहे हो, देन रीजन फॉर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन भी आपको देना पड़ेगा, और ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी अप्रूवल रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है जैसा डिस्कस हुआ था ऑफर डॉक्यूमेंट में वैसा ही उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो फिर आंसर क्या हुआ? आपसे तो पूछा है नॉट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आंसर इज एक्चुअली थर्ड, बिकॉज ये डिले का जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको आरबीआई को नहीं सेबी को देना होगा, बिकॉज हु रेगुलेट्स मर्चेंट बैंकिंग? सेबी रेगुलेट्स दी मर्चेंट बैंकिंग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, रीजंस फॉर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन दैट टू बी रिपोर्टेड टू आरबीआई, the central, no sorry, not to the RBI but the SEBI, that is Securities and Exchange of India। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा सी, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मॉनिटरिंग, ये आपके मॉनिटरिंग एजेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, merchant banking activities was formally initiated into the Indian capital market when Grindlays Banks PLC received the license from Reserve Bank of India in dash। तो मर्चेंट बैंकिंग एक्चुअली इंडियन मार्केट में स्टार्ट हुआ था ग्रिंडलीज बैंक के थ्रू। कौन से ईयर में हुआ था आपको बताना है। सेकंड, फिर इंडिया के बैंक्स ने भी स्टार्ट किया मर्चेंट बैंकिंग, और सबसे पहले एसबीआई ने स्टार्ट किया। कौन से ईयर में स्टार्ट किया है? अगेन यू हैव टू टेल। थर्ड इज बोल रहा है कि इन द इनिशियल ईयर एसबीआई ऑब्जेक्टिव वाज टू रेंडर कॉर्पोरेट एडवाइस एंड असिस्टेंस डैश। तो स्टार्टिंग में जब एसबीआई ने मर्चेंट बैंकिंग स्टार्ट किया तो उसका ऑब्जेक्टिव था क्या करना? कॉर्पोरेट एडवाइस देना, है ना, असिस्टेंस देना। किसको? एमएसएमईज को, बिग कॉर्पोरेट्स को, या फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपको बता। ए, बी, सी और डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आता है आपका ए, बिकॉज सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुई थी मर्चेंट बैंकिंग आपका 1967 में। सेकेंड, एसबीआई ने स्टार्ट किया था 1970 में, और इनिशियली ये एसएमईज को प्रोवाइड करता था कॉर्पोरेट एडवाइस एंड असिस्टेंस। तो राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन। राइट आंसर वी हैव इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लोन सिंडिकेट। तो आपने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर हम बोल सकते हैं सर्विसेज जो मर्चेंट बैंकर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, उनमें से एक सर्विस लोन सिंडिकेशन का भी है। ये लोन सिंडिकेशन भी करते हैं ना। तो लोन सिंडिकेशन होता क्या है? जहाँ पे टू और मोर बोरोवर कम टुगेदर टू रेज वन लोन फ्रॉम अ सिंगल लेंडर, या फिर अंडर दिस व्हेन अ लोन बिकम्स एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इट इज ट्रांसफर टू एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर बेटर मैनेजमेंट, या फिर when two or more lenders come together to fund one loan to a single borrower। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कंडीशन जो है ऑफ योर लोन सिंडिकेशन, विच कंडीशन ऑफ योर लोन सिंडिकेशन इज करेक्ट? दो या दो से ज्यादा बोरोवर एक साथ मिलकर एक लोन फ्रॉम अ सिंगल लेंडर ले रहे हैं, या फिर एनपीए बढ़ने पर आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ट्रांसफर कर देना, या फिर जब दो या दो से ज्यादा लैंडर्स मिलकर किसी एक पर्सन को लोन दे रहे हैं। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन आपका लोन सिंडिकेशन कहलाएगा? एंड द राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, जब दो या दो से ज्यादा लेंडर्स किसी एक बोरोवर को लोन प्रोवाइड कर। ठीक है, लेट्स से मिस्टर अंबानी ने लोन अप्लाई किया है फॉर 200 करोड़, है ना, तो वहां
सिर्फ एसबीआई लोन नहीं देखे, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक के ग्रुप ऑफ बैंक्स जो हैं वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं मिस्टर अंबानी को, दैट इज दी तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। Okay, next. Read the following statement carefully and choose the correct option in relation to the topic key policy requirement as per SEBI regulation. तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इन रिलेशन टू योर की पॉलिसी रिक्वायरमेंट एज पर सेबी रेगुलेशन। पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं मर्चेंट बैंक शुड नॉट एसोसिएट विद एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। The exception is granted to banks and financial institutions. Okay. Second is saying a merchant bank should ensure that prospectus letter of offer is available to investor at the time of issue, should render best possible advice to its client. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका दैट इज राइट। ए बी सी और डी। स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, both statement are correct, both the statements are incorrect. Okay. तो यहाँ पे एक्चुअली जब मैं सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूंगी तो सेकेंड स्टेटमेंट जो आपका है इज नॉट अ की पॉलिसी रिक्वायरमेंट। ये जो है आपका ये की पॉलिसी कोड्स है जो सेबी ने प्रोवाइड किया है टू दी मर्चेंट बैंकर्स। अगर हम की पॉलिसी रिक्वायरमेंट की बात करें तो की पॉलिसी रिक्वायरमेंट है ओनली स्टेटमेंट वन, जहां पे मर्चेंट बैंक को कहा गया है do not associate with the any business other than that of securities market। exception grant है banks और financial को only। तो ये policy requirement है। the second statement is a key policy codes जो सेबी ने। सिंपली हम बोल देंगे कि स्टेटमेंट वन तो आपका करेक्ट है बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बिकॉज ये की पॉलिसी रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, की कोड्स आपके दिए गए हैं उसका पार्ट है। So right answer will be your A. The statement 1 is correct, but the statement 2 is incorrect. Okay. So as you know, हमने स्टार्ट किया और विक्ट्री यहाँ पे हम टॉपिक ऑफ योर मॉड्यूल डी राइट नाउ। हमने मॉड्यूल डी स्टार्ट किया है जहाँ पे ना ये सीरीज आज की जो तो हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास नंबर 8 और जहाँ पे हम डिस्कस कर आपका चैप्टर दैट इज ओके। सो आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे दिस और दिस और डेरी। तो इन द डेरिवेटिव मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इससे पहले वाले सेशन टू चेक द प्लेलिस्ट ऑन ऑफिस 7 वहाँ आपको सारे सेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव नॉट सीन अर्लियर लक्ष्य सीरीज आपने नहीं पहले वाली सीरीज नहीं देखी देन यू कैन अगेन गो टू दी प्लेलिस्ट और सारे सेशन अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ। अब आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट विल क्लास नंबर जहाँ पे हम डेरिवेटिव मार्केट। नाउ नेक्स्ट थिंग अगर हम यहाँ पे बात करें डेरिवेटिव मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मार्केट इज रेगुलेट। मार्केट कौन रेगुलेट? जब हम सेबी की बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज एंड कोड ऑफ इंडिया की बात, तो सेबी एक्चुअली हेल्प्स डेवलप दिस मार्केट। एक्चुअली मार्केट को रेगुलेट कौन कर रहा है? आपका रेगुलेट। डेरिवेटिव मार्केट एक्चुअली ऐसा मार्केट है वैल्यू को ड्राइव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट या फिर ट्रेड किया जाता है और इसकी वैल्यू जो है ड्राइव किया जाता है फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। ड्राइव किया अंडरलाइंग एसेट्स से ड्राइव किया दैट्स अ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग कर रहे हो यहाँ पे तो वैल्यू को ड्राइव करने डेरिवेटिव मार्केट दो द काउंटर डेरिवेटिव। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कोई भी आपका मीडिएट आपकी जस्ट अ बायर एंड सेलर विल बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
बट यहाँ पे ओवर द काउंटर डेरिवेटिव काउंटर पार्टी रिस्क कि देयर इज अ चांसेस पार्टी ट्रैक को, तो ओवर द काउंटर ट्रेड हमारी डेरिवेटिव, यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क। सेकेंड आता है एक्सचेंज डेरिवेटिव। एक्सचेंज डेरिवेटिव हैव अ स्टॉक एक्सचेंज एज अ मीन, यहाँ पे हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज होता है जो कि एज अ मीन काम कर रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज आपकी दो पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करता है और उन टर्म्स एंड फुलफिल करने का ऑब्लिगेशन, यानी कि अब आपको ये कंडीशन आपके टर्म्स एंड फुलफिल करनी ही पड़ेंगे, कोई भी अदर ऑप्शन आपके पास या दैट्स अ एक्सचेंज। ठीक है, तो सिंपली दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ एक्सचेंज डेरिवेटिव। एक ऐसा डेरिवेटिव है जहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओवर द काउंटर रिस्क स्टैंडर्ड नहीं। दिस इज द ऑफ योर डेरिवेटिव। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अंडरलाइंग एसेट इन डेरिवेटिव, इनमें से कौन सा डेरिवेटिव मार्केट का अंडर। फर्स्ट वी हैव प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। सेकंड वी हैव फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी। थर्ड वी हैव कमोडिटी कॉफी पर। फोर्थ वी हैव शेयर्स एंड शेयर वारंट ऑफ कंपनी। तो अंडरलाइंग एसेट्स वो एसेट है आप डेरिवेटिव की वैल्यू को ड्राइव कर, वो कहलाती है अंडरलाइंग एसेट। कौन सी अंडरलाइंग बताइए। द राइट आंसर इज एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव। ये सभी डील करते हैं एज अ अंडरलाइंग एसेट इन द डेरिवेटिव। इनकी हेल्प से डेरिवेटिव की वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द, दैट इज लाइक ऑल आर दी अंडरलाइंग एसेट्स ऑफ योर डेरिवेटिव। ये सभी आपके डेरिवेटिव मार्केट के अंडरलाइंग एसेट। सेकेंड क्वेश्चन आता है अब, जो कि मैच द फॉलोइंग है, जिसमें पूछा जा रहा है, एक तरफ दिया है पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, दूसरी तरफ दी है। तो फर्स्ट यू हैव टू आंसर यहाँ पर कि हेजर्स आर्बिट्रेज डेफिनेशन। दूसरी चीज आपको यहाँ से ये भी पता चला कि डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कितने। देयर आर थ्री पार्टिसिपेंट, पास होंगे हेजर्स, के पास होंगे आर्बिट्रेज, आपके पास होगा। अब अगर आपको याद हो तो हमने क्या है हेजिंग। हेजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आपके पैसे को किया जाता है, और हमने आर्बिट्रेज डिस्कस किया है। आर्बिट्रेज में डिस्कस किया था कि ये एक प्राइस बेनिफिट है, तो इन्वेस्टर्स को अथॉरिटी को दो डिफरेंट टाइम पे सेल करके होता है आप। तो ये दोनों आपके क्या है, हेजिंग और आर्बिट्रेज से रिलेटेड पार्टिसिपेंट। तो वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें, पहला डेफिनेशन, देयर बिहेवियर इज गाइडेड by the desire to take advantage of discrepancy prices of more or less the asset or competing assets in the different। क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे, ये प्राइस बेनिफिट का प्राइस डिफरेंसेस का एडवांटेज, जो कि सेम कमोडिटी को बेचने पर दो डिफरेंट मार्केट एट द सेम। ये जो प्राइस डिफरेंस आपको मिल रहा है, ये बेनिफिट है, ये क्या है, आर्बिट्रेज। और ये किसको मिलेगा, आर्बिट्रेजर्स को। सेकेंड मतलब सेकेंड इन्वेस्टर जो है पार्टिसिपेट, डेफिनेशन क्या है इस स्टेट। तो आपका एलिमिनेशन आप कर सकते हो, ऑप्शन वन एलिमिनेट होगा, ऑप्शन बी एलिमिनेट। सेकेंड और फर्स्ट एलिमिनेट हो गए और थर्ड में ये करेक्ट होगा, बट हम आंसर यहाँ कर सकते हैं फोर्थ। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर तो नहीं। तो फिर अब सेकेंड पढ़ते हैं। दे ट्रांजैक्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू गेट इन बेटिंग ऑन फ्यूचर मूवमेंट ऑफ एन एसेट। तो फ्यूचर में प्राइस आपका बेनिफिट पाने के लिए, फ्यूचर में और ज़्यादा बेटर रिटर्न्स लेने के लिए जब आप इन्वेस्टर बनते हो, तो यू आर व्हाट, यू आर स्पेक्टेटर्स। तो थर्ड इज योर व्हाट, आप स्पेक्ट।
है ना। स्पेकुलेटर्स आर दोज इन्वेस्टर जो रिटर्न, ठीक है। और हेजर्स क्या हैं? दे यूज द डेरिवेटिव मार्केट और टू एलिमिनेट द रिस्क। क्या हो गया आपका? सिंपली द हेजर्स। सो फर्स्ट यू हैव अ सी, तो फर्स्ट इज सी एंड थर्ड इज बी। आपका राइट आंसर इज ऑप्शन, ठीक है। तो दीज आर द पार्टिसिपेंट ऑफ योर डेरिवेटिव मार्केट, ये आपके डेरिवेटिव के पार्टिसिपेंट, याद रखिएगा। तो दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट क्वेश्चन जा सकता है। सेकेंड, which of the following is are correct about function of derivatives? Derivative के बारे में स्टेट, फर्स्ट इज प्राइस डिस्कवरी, hedging price, third is saying lower transaction cost for higher leverage, and fifth is transfer of, so out of these the following is the, देखो डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू को ड्राइव किया जाता है ऑन टू और मोर बेस वेरिएबल्स, जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। ना, डेरिवेटिव की वैल्यू को आप किस पे ड्राइव कर रहे हो? अंडरलाइंग एसेट्स पे ड्राइव। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या फंक्शन? तो फर्स्ट इज प्राइस डिस्कवरी, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एज वेल। आपका प्राइस रिस्क को हेजिंग करता है, यानी कि रिस्क को एलिमिनेट करता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है आपका कंपैरिजन टू अदर मार्केट, लेवरेज रिस्क, हायर लेवरेज, और ट्रांसफर ऑफ रिस्क है आपका जो इन्वेस्टर का रिस्क है उसको करता है। तो इट मीन्स ऑल ऑफ दी अबव आर दी, सभी आपके क्या हैं? डेट। ओके, राइट आंसर योर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट लेके करें? तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का क्या है? लेट्स से कोई भी कंपनी को पता है कि वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है 3 बाद, और 3 महीने बाद इस कंपनी, नाउ अब चांसेस ये हैं कि 3 महीने इंटरेस्ट और बढ़ जाए, तो वो कंपनी आज ही के दिन कॉन्ट्रैक्ट कर ले, वो कहलाता है फॉरवर्ड रेट। तो पहला स्टेटमेंट है कि FRA इज लाइक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंटरेस्ट, इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज। मैंने यही कहा कि कंपनी को पता है आज से 3 बाद हमें लोग बढ़ सकते हैं, ये आज ही एग्री कर लेंगे, आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर। और फर्स्ट तो बिल्कुल करें। सेकेंड बोल रहा है कंपनी एंटर इनटू द FRA विद इट्स बैंकर वेयर इट्स पे और फिक्स इट्स बोरोइंग कॉस्ट फॉर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने कहा कि 3 महीने के बाद की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आज ही आप एग्री कर रहे हो, और आज ही रेट, ताकि जो आने वाली रिस्क है उसको आप क्या कर सको। थर्ड इज सेइंग फिक्स्ड रेट वाया द FRA will be compared to the benchmark, तो इट मीन आपके सारे ही यहाँ पे फॉरवर्ड रेट एग्री। तो जब आपको पता है फ्यूचर में इस टाइम पे आपको इस फंड की जरूरत होगी, आप उसको पहले से लॉक इन कर करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि अपकमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ तो ज्यादा ना करना। दैट्स योर फॉरवर्ड रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट क्रेडिट डिफॉल्ट? कौन सा स्टेट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के लिए करेक्ट? तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होती है, पहले इसको, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स आर एक्चुअली आपको रिस्क से बचाते हैं, बैंक्स को फाइनेंशियल रिस्क। तो लेट्स से किसी एक XYZ बैंक के पास में गई, जब मैंने बैंक से लोन लिया है तो बैंक के पास एक कस्टमर डिफॉल्ट कर, तो इस रिस्क से बचने बैंक्स क्या करते हैं? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप अपनी रिस्क को श्योर करवा लेते, जैसे हम
इंश्योरेंस करवा रहे थे, लेट्स से मैंने गाड़ी खरीदी है, चांसेस हैं कि इन फ्यूचर एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी का लॉस हो सकता है, तो मैं उसको पहले से इंश्योरेंस करवा। सिमिलरली अगर बैंक मुझे लोन देता है तो बैंक को रिस्क है, तो बैंक उस रिस्क को पहले से सिक्योर। क्रेडिट डिफॉल्ट, तो बैंक इस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को एक प्रीमियम पे करना और उसके बदले में कस्टमर के लोन पे सिक्योरिटी ले। अब अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है पैसा बैंक करेगा, ठीक है। सो अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव और कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउ एन इन्वेस्टर टू स्वैप, क्या स्वैप कर रहे हो या फिर ऑफसेट अपना क्रेडिट विद दैट ऑफ अनदर, ठीक है। दिस इज वेरी मच, आप अपनी रिस्क को स्वैप कर रहे हो। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स आर डायरेक्टली डिफॉल्ट रिस्क, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपने इशू यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के भी चांसेस है इन फ्यूचर डिफॉल्ट कर। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने का, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक ने क्या किया था, उस काट दिया था, जो लोन बांटा था वो मॉर्गेज जमीन की, और दूसरी तरफ बैंक ने डिफॉल्ट स्वैप्स को प्रीमियम पे कर, अगर कस्टमर ने किया रिस्क जो, पर हुआ ये कि एक तरफ तो कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया, दूसरी तरफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जो भी डिफॉल्ट कर दिया, उन्होंने भी बैंक को वहां क्रेडिट रिस्क का स्वैप। और इनमें सबसे बड़ा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो किया था वो था हमारा लेहमैन ब्रदर्स, है ना। तो लेहमैन कोलैप्स हुआ था, या फिर लेहमैन, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया था, बैंक का जो प्री वो ले लिया था, बैंक की क्रेडिट रिस्क को क्या आया था ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है। तो दैट्स अ क्रेडिट डिफॉल्ट जो आपकी क्रेडिट रिस्क को रिलेटेड टू क्या करता है, सिक्योर करता है, राइट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि अगर किसी कंपनी को चाहिए लोन $5 million का फॉर अ पीरियड ऑफ 5 मंथ, 5 महीने कंपनी को लोन, एंड 6 months फ्रॉम नाउ व्हाट टाइप ऑफ FRA, तो 5 महीने के लिए लोन आज से 6 महीने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू राइट द FRA, सबसे पहले आपको लिखना है स्टार्ट कब हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हो रहा है, आज जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपका, लेट फॉर एग्जाम्पल 6 मार्च को, ठीक है। मार्च से कब स्टार्ट होगा वो डेट आप लिखोगे, मार्च से ये, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय कि आज से 6 महीने बाद तो स्टार्ट होगा, और 6 महीने 5 महीने, यानी कि आज से 6 महीने के बाद ये एंड होगा, तो दिस फॉरवर्ड डेट है। तो जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हो उस दिन स्टार्ट होगा, मल्टीप्लाइड बाय एंड होगा, वो ड्यूरेशन आप फॉरवर्ड रेट लिख कर उसको डिफाइन, मल्टीप्लाई बाय 11 इज द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कंपनी को बाय करना चाहिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। A dash option gives the holder, the buyer, the right to sell a specified quantity of selling asset at the strike price on or before, तो अगर हम बात करें एक ऑप्शन, ऑप्शन क्या होता है आपका चॉइस, जो आपको दो ऑप्शन देते हैं, कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन, तो ऑप्शन जो है वो होल्डर को राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं, है ना, अधिकार है आपके पास, जबरदस्ती नहीं कि करना ही पड़ेगा बोल दिया, तो राइट देता है सेल करने ऑफ एक स्ट्राइक प्राइस पे, स्ट्राइक मीन प्री डिटरमाइन, है ना, ऑन और बिफोर द एक्सपायर, तो ये आपको राइट देता खरीदने का, बेचने का, बट क्या नहीं करता, ऑब्लिगेशन लगाता, आप लीगली इससे बाहर आ सकते हो, legally बोल सकते हो कि मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंटिन्यू, ठीक है। तो जब सेल ऑप्शन है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक कॉल ऑप्शन और एक ये पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन आप यूज करते हो जब आपको बाय करना होता है, बहुत ऑप्शन आता है, हम किसी को कॉल जरूरत है, जब आपको बाय ऑप्शन यूज करना तो आप कॉल ऑप्शन लोगे, जब आपको सेल करना, मीन्स यहाँ पे हम बात करें तो आपको राइट देता है टू सेल बट नॉट द ऑब्लिगेशन, और अगर कॉल ऑप्शन होगा तो ये आपको राइट देगा बाय बट नॉट,
राइट आंसर आप चलिए next. कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है अबाउट द एक्सचेंज डेरिवेटिव? अबाउट एक्सचेंज डेरिवेटिव कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट? चलिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है दैट द की फीचर ऑफ एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ. सेकंड इज सेइंग दिस द टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रिसाइजली by the third is saying like schedule of expiry date. Fourth is saying the clearing house can provide this guarantee of a cash. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा दो टाइप आपके डेरिवेटिव स्टैंडर्ड. यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क करेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. यहाँ पे टर्म्स एंड को बाय द स्टॉक एक्सचेंज तो आपका मीडिएट स्पेसिफिकेशन अप्लाई होता है फीचर लाइक शेड्यूल ऑफ एक्सपायरी डेट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा. एंड फोर्थ ऑल्सो आपको गारंटी बाय हैविंग मार्जिन. राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द all the statements are here correct about your आपके एक्सचेंज ट्रेडेड एग्रीमेंट सारे स्टेटमेंट हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो पूछ रहा है यहाँ पे आंसर होगा आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ डैश इज एग्रीमेंट इन विच टू पार्टीज द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इन वन करेंसी for the principal and interest of in another currency at the inception of swap the equivalent or exchange. का मतलब क्या हुआ? देखो कोई इंडिया का कंपनी कोई इंडियन कंपनी है ना और ये है कहाँ पे? यूएसए में इंडियन कंपनी की सब और वहीं पे यूएसए की कंपनी की सबसे अब इस इंडियन कंपनी को यूएसए में $10 million का है ना फॉर एग्जाम्पल. और यूएसए में इंडिया यूएसए की कंपनी जो इंडिया में है इसको मान लीजिए 70 करोड़ का लोन लिया. अब यहाँ पे क्या होगा? अगर ये लोन ले रहे हैं उस कंट्री करेंसी को महंगा मिलता है यानी कि अगर ये इंडियन करेंसी सॉरी इंडियन कंपनी यूएसए में अगर यूएस डॉलर में लोन लेती है तो इसको 10% है ना. और यहाँ पे अगर यूएसए की कंपनी में 70 तो इसको पे करना पड़ रहा है 7%. अब इसकी जगह ये क्या करते हैं? ये इंडियन कंपनी इंडिया लोन ले लेती आपका इसको पड़ेगा 5%. और ये जो यूएसए की कंपनी यूएसए डॉलर में अपनी कंट्री में तो इसको बड़ा लेट से 7. अब ये दोनों आपस में अपने लोन तो क्या कर लेंगे? आपस में एक्सचेंज किस रेट पे जो भी आपका एक्सचेंज चल रहा होगा लाइक $1 अभी रुपया आपका उस वैल्यू पे ये आपस में अपने लोन को एक्सचेंज. एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली करेंसी. ये आपका क्या होता है? करेंसी का आप होता है जो कि एक्सचेंज है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका इंडियन कंपनी इंडिया में सस्ता लोन मिल रहा था और यूएसए की कंपनी यूएसए में सस्ता. दोनों ने अपनी अपनी कंट्रीज और उन्हीं लोन्स की जो आपस में आप कर ली. तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था? इंडियन कंपनी जो यूएसए में है उसको 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता और अब उसको 5%. यूएसए की कंपनी जो इंडिया में थी उसको पहले 7% इंटरेस्ट करना पड़ेगा. what we're talking about that's a currency. right answer that's a currency. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कौन सा स्टेटमेंट आउट ओवर द काउंटर. सबसे पहली चीज तो रिस्की होते हैं. तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज एंड ये स्टैंडर्ड नहीं होते, ये रिस्की होते हैं और इसीलिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैनेजमेंट. गुड एग्जांपल आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आपका ओवर द काउंटर है. फिर आपका एबिलिटी टू कस्टमाइज ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट डज
लेस लिक्विड रिस्की है तो लेस लिस्ट। देन ओवर द काउंटर मार्केट्स हैव अ लोअर लेवल ऑफ रेगुलेशन, तभी तो रिस्की है। यहाँ पे रेगुलेशन ना, दो पार्टीज आती है आपस में, पार्टी के कंडक्टर्स नहीं है, यहाँ पे आपका जो रेगुलेशन है कंपैरेटिवली देखा जाए तो सभी स्टेट ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ये रिस्की, यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी योर डी। तो आप यहाँ पे हो। अगर हम ओवरऑल बात करें टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की, टाइप है, एक है कमोडिटी डेरिवेटिव। हमारे सिलेबस में कमोडिटी डेरिवेटिव फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव भी एक डिवाइडेड डेरिवेटिव और एक्सचेंज ट्रेडेड, यानी कि ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टैंडर्ड ओवर द काउंटर क्या होंगे। तो आप देखो स्टैंडर्ड सिर्फ क्या है, एक है फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों आ जाएंगे। और फ्यूचर्स में करेंसी स्वैप्स जो है ना, करेंसी स्वैप्स या होते हैं। इसके अलावा जितने भी आप डेरिवेटिव्स देखोगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर में स्वैप, तीन टाइप के होते हैं, करेंसी, क्रेडिट डिफॉल्ट और एक्सोटिक्स, कैप्स, कॉल। दीज आर द ये आपकी क्या है, दीज आर द सिंपल डेरिवेटिव्स। Good morning everyone, welcome to the official YouTube channel of Office Saturday 24/7. So first of all let me know how are you all, and एक बार ये भी बता दीजिए जल्दी से, इस ऑडियो वीडियो both are okay, are we good to go? So this is our जीत सीरीज, ये हमारी जीत सीरीज है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका हर दिन एक पर्टिकुलर यूनिट को इन फॉर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आज भी इस सेशन को हम लेकर आए हैं एंड दिस इज़ आवर 9th सेशन। ये जो हमारी क्लास है आज की, हमारी 9th क्लास है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल डी को। ठीक है, तो इट मीन्स अभी तक 8 क्लासेस हम कर चुके हैं कंप्लीट, और 8th क्लासेस में हमने मॉड्यूल डी से स्टार्ट किया था और मॉड्यूल डी का यूनिट नंबर 1 जो है हमारा, यानी कि जो 29 नंबर यूनिट है वहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। और अब इसमें आज हम जो करने वाले हैं, इट विल बी योर फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग वाला चैप्टर, है ना। दिस इज़ योर फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग चैप्टर। तो यू कैन सी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हमने स्टार्ट किया है स्टडी करना मॉड्यूल डी से। रीज़न, बिकॉज यू ऑल नो कि मॉड्यूल डी का सबसे बड़ा सिलेबस है। मॉड्यूल डी में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। मॉड्यूल डी की आप जब बात करते हो तो इट कवर्स अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट, टॉपिक वाइज भी, यूनिट वाइज भी, एंड दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम पहले मॉड्यूल डी को कवर कर लें। तो आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे दैट विल बी योर चैप्टर नंबर 37, जो कि है हमारा फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, ट्रेड रिसीवेबल, डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एक्चुअली दिस चैप्टर इज़। फैक्टरिंग, फोरफिटिंग या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स की आप बात करो, ये सभी फैसिलिटीज़ जो हैं ये बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है टू गेट द इमीडिएट कैश। जैसे कि मान लीजिए देयर आर 2 पार्टीज़, 2 लोग हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा है, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी, लेट्स से एक है आपका सेलर, एक है आपका बायर। ठीक है, दीज आर द 2 पार्टीज अवेलेबल। अब सेलर और बायर के बीच में हो रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट कि सेलर ने गुड्स शिप किए हैं, किसको, बायर को। सबसे पहले शिपमेंट ऑफ गुड्स हुआ सेलर की तरफ से बायर को, और सेकेंड स्टेप पे अब बायर की जिम्मेदारी है पेमेंट करना। गुड्स तो शिप हो चुके हैं, वो पेमेंट करेगा। तो बायर ने क्या किया, एक ट्रेड बिल बना कर दिया, और ट्रेड बिल में बायर कह रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा 26 मार्च को। लेट्स से एक फ्यूचर डेट दे दी है बायर ने पेमेंट करने के लिए। अब जो सेलर है, मान लीजिए इसके पास किसी और पार्टी से एक और कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो इसको तो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, इसको तो दोबारा ट्रेड करना है, इसको और पैसों की ज़रूरत है, इमीडिएट पैसों की ज़रूरत है। तो ये जो सेलर है ये जाएगा फैक्टर के पास। फैक्टर कौन है आपका, कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका फैक्टर यहाँ पे बन सकता है। थर्ड स्टेप में ये सेलर जाता है फैक्टर के पास और इसको ये ट्रेड बिल देता है और बोलता है कि मुझे इस बिल के बिहाफ पर इमीडिएट कैश चाहिए।
बैंक उस ट्रेड बिल को वेरीफाई करेगा, देन बैंक देखेगा बायर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, क्योंकि बैंक को तो एट लास्ट पैसा यहीं से मिलेगा ना, तो बैंक देखेगा क्या बायर क्रेडिट वर्दीनेस के लायक है, क्या ये डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगा, वो चेक किया जाएगा। और आफ्टर कंफर्मिंग दिस बैंक क्या करेगा, इमीडिएट कैश प्रोवाइड कर देगा किसको, आपका सेलर को, किसके ऊपर, ट्रेड बिल के ऊपर। अब ये कितना परसेंट होगा, जितना भी आपका ट्रेड बिल का अमाउंट है उस अमाउंट का 75 से 80% अमाउंट जो है वो कैश के फॉर्म में आपका सेलर जो है वो किसको दे देगा, फैक्टर को, सॉरी आपका जो फैक्टर है किसको दे देगा, सेलर को। तो फैक्टरिंग के केस में 75 to 80% ऑफ जो आपका बिल का अमाउंट होता है वो आपको दिया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ड्यू डेट आएगी, है ना, ड्यू डेट आपका क्या है 26 मार्च, तो ड्यू डेट पे बैंक जाएगा बायर के पास और बोलेगा पैसा दो, और 6 स्टेप पे बायर क्या करेगा, पेमेंट कर देगा बैंक को। और बैंक क्या करेगा 7th स्टेप पे, जो रिमेनिंग 20% अमाउंट था वो रिमेनिंग 20% अमाउंट जो है उसका पेमेंट बैंक कर देगा किसको, सेलर को। ये है मैकेनिज्म फैक्टरिंग का। ये किसका मैकेनिज्म है, फैक्टरिंग का। तो फैक्टरिंग सिंपली एक ऐसा सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को इन केस ऑफ अगर उनको इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। अब यहीं पे अगर इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, अगर मैं सेलर की जगह लिख देती हूँ एक्सपोर्टर, अगर मैं बायर की जगह लिख देती हूँ इंपोर्टर, और इसी में अगर मैं फैक्टर की जगह लिख देती हूँ फोरफिटर, तो ये फोरफिटिंग बन जाएगा आपका। ये क्या हो गया, फोरफिटिंग हो गया। तो फैक्टरिंग जितना भी ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन बताया वो पूरा फैक्टरिंग का ट्रांजैक्शन है, और ये पूरा ट्रांजैक्शन फोरफिटिंग में भी होता है, पर फोरफिटिंग आपकी इंटरनेशनल लेवल पे होती है, और इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है तो पार्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, बेचने वाला एक्सपोर्टर, खरीदने वाला इंपोर्टर, और जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीडिएटर बन रहे हैं वो फोरफिटर कहलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ योर फैक्टरिंग, दिस इज़ योर फोरफिटिंग। अब इसी में अब ट्रेड्स को मैं ऐड कर दूंगी, इसी में ट्रेड्स को जब मैं ऐड करूंगी तो सेम यही सारी सिचुएशंस रहेंगी, सब कुछ यही हो रहा है ना। बट यहाँ पर ट्रेड्स के केस में ये जो सेलर होगा वो एमएसएमई होगा, ट्रेड्स के केस में ये जो सेलर होगा वो एमएसएमई होगा, है ना। सो दिस इज योर व्हाट, ट्रेड्स। ट्रेड्स में भी मैकेनिज्म पूरा वही रहेगा, बट द ओनली थिंग इज यहाँ पे अब आप इमीडिएट कैश सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज को दे रहे हो तो वो आपका ट्रेड्स कहलाएगा। क्लियर। तो फैक्टरिंग क्या है, फोरफिटिंग क्या है, ट्रेड्स क्या है, मैंने यहाँ पे एक ही मैकेनिज्म आपको लोगों को बता दिया है, वही आपका यूनिट नंबर 37 है, ठीक है। चलिए अब 1 by 1 एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मोर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे अबाउट द टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फैक्टरिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके फैक्टरिंग को लेकर करेक्ट है, बताइए, ए, बी, सी या डी, कौन सा स्टेटमेंट जो है फैक्टरिंग को लेके करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि फैक्टरिंग एक अरेंजमेंट है फॉर फाइनेंसिंग अ कंपनीज बिजनेस अगेंस्ट इनवॉइस रेज्ड ऑन इट्स बायर्स एंड इन विच द फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिट कंट्रोल, सेल्स, लेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन एक्टिविटीज़। तो ये आपका एक अरेंजमेंट है जो फाइनेंस कर रहा है कंपनी के बिजनेस को अगेंस्ट द इनवॉइस जो रिसीव हुआ है ना, और साथ ही में ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रेडिट कंट्रोल, सेल्स, लेजर एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, और साथ ही में ये कलेक्शन एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता है। कलेक्शन एक्टिविटीज़ का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब ड्यू डेट होगी तो आपको पैसा मांगने नहीं जाना पड़ेगा, बैंक आपके बिहाफ पर जाएगा पैसा मांगने, किससे, बायर से, ठीक है। सेकेंड इज सेइंग कि इन फुल सर्विस फैक्टरिंग, ये एक टाइप है ना, द फैक्टर बियर्स द लॉस इफ़ द बायर फेल्स टू पे। इन फुल सर्विसेज में क्या होता है, अगर मान लो बायर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया ड्यू डेट पे, जब बैंक बायर के पास गया, बायर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया कि मैं पैसा नहीं दे रहा, तो जो फैक्टर है, जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसी को लॉस बियर करना पड़ेगा। थर्ड इज सेइंग द फैक्टरिंग इज एन अरेंजमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मीन्स आपके ट्रेड बिल्स जो हैं, मेंटेनिंग द सेल्स और रिसीवेबल लेजर, सबमिटिंग द सेल्स अकाउंट्स, कलेक्शन ऑफ डेट्स। क्या लगता है क्या करेक्ट होगा आंसर, तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ऑल दी स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट अबाउट दी फैक्टरिंग। फैक्टरिंग को लेकर हमारे सारे ही स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे वो क्या हैं, करेक्ट हैं। सो योर राइट आंसर विल बी ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग।
अब वो दो टाइप की फैक्टरिंग कौन सी है आपको बताना है। दो टाइप की फैक्टरिंग्स में से एक फैक्टरिंग वो होता है जहाँ पे अगर बायर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, इन दैट सिचुएशन आपका सेलर जो है, ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पैसा वापस करेगा। किसको पैसा वापस करेगा? वो पैसा वापस करेगा आपके फैक्टर को। यानी कि एक टाइप ऑफ अगर आप फैक्टरिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपके सेलर को लॉस बियर करना पड़ेगा अगर बायर डिफ़ॉल्ट करेगा तो। सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टरिंग जब आप पढ़ते हो तो बायर को अगर डिफ़ॉल्ट होता है बायर की साइड से तो फिर आपके बैंक को फेस करना पड़ेगा क्या? डिफ़ॉल्ट। तो दोनों केस में एक में सेलर को फेस करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट, एक में बायर को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फैक्टर को फेस करना पड़ेगा। अब जब फैक्टर फेस कर रहा है डिफ़ॉल्ट, क्यों कर रहा है? बैंक क्यों डिफ़ॉल्ट अपने सर पे ले रहा है? इसलिए ले रहा है क्योंकि आपका बैंक जो है वो अपने सेलर से एडिशनल कमीशन ले चुका है। क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन देने के लिए अगेंस्ट द बैड डेट्स, कि अगर मान लो बायर ने डिफ़ॉल्ट किया तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और उसके लिए आपको हमें एडिशनल कमीशन पे करना है। इसीलिए आपका जो फैक्टर है वो लॉस बियर करता है। किस में? आपके वन ऑफ द फैक्टरिंग के टाइप्स में। तो दो टाइप्स आपके क्या हैं? रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स, विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। तो आंसर होगा डी। जो रिकोर्स है इसी को आप बोलते हो विद रिकोर्स, जो नॉन रिकोर्स है इसी का अदर नेम है विदाउट रिकोर्स। तो दोनों ही सही हैं, आंसर होगा ए एंड सी। ठीक है, अब देखो जो नॉन रिकोर्स है, यहाँ पे अगर बायर ने डिफ़ॉल्ट किया तो लॉस बियर करेगा बैंक। अगर विद रिकोर्स है, अगर बायर ने डिफ़ॉल्ट किया तो लॉस जो है वो बियर करेगा सेलर। ये अकॉर्डिंग टू रिस्क प्रेफरेंस किसको मिलेगा? यहाँ पे आपका टाइप डिफाइन किया गया है ना। तो राइट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट एडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग? इनमें से कौन सा फैक्टरिंग के लेकर करेक्ट एडवांटेज है? द राइट एडवांटेज ऑफ फैक्टरिंग। चलिए, पहला बोल रहा है कि ये हाई कॉस्ट मार्केट क्रेडिट को रिप्लेस कर देता है, परचेस करवा रहा है कैश बेसिस पे और अवेल करवा रहा है कैश डिस्काउंट पे। कस्टमर को इंस्टेंट फाइनेंस मिल जाता है अगेंस्ट द इनवॉइस। लो मार्जिन होता है, अप टू 20% इंप्रूव कर रहा है कैश फ्लो को। लो मार्जिन का मतलब क्या हुआ? यानी कि जब बैंक आपको यहाँ पे इमीडिएट कैश दे रहा है तो इनवॉइस के बिहाफ पर आपको कैश मिल रहा है, पर बैंक वहाँ पे क्या कर रहा है? पूरा पैसा आपको ना देकर अप टू 80% का इमीडिएट कैश देता है। तो बैंक मार्जिन कितना रख रहा है? सिर्फ 20%। तो लो मार्जिन बैंक मेंटेन करता है। ठीक है, कस्टमर गेट्स लार्ज क्रेडिट और ग्रेस पीरियड भी मिलता है कस्टमर को। ईच इनवॉइस इज फॉलोड अप फॉर पेमेंट बाय फैक्टर ऑन द ड्यू डेट, यानी कि आपको जाने की जरूरत नहीं है ड्यू डेट पे बायर से पैसा मांगने के लिए, वो बैंक जाएगा। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बैंक। अब बताइए इन सभी स्टेटमेंट में से क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द एडवांटेज ऑफ फैक्टरिंग? ए, बी, सी और डी? and the right answer actually here will be your D, all of the above। सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट हैं अबाउट योर फैक्टरिंग, एडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग, सब करेक्ट है यहाँ पे। तो राइट आंसर विल बी योर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फोरफिटिंग? फोरफिटिंग को लेकर यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ठीक है, अब फोरफिटिंग भी आपका फैक्टरिंग की तरह है, द डिफरेंट इज दैट कि ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है ओनली। चलिए, फोरफिटिंग कैन बी डिफाइंड एज फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट बाय डिस्काउंटिंग एक्सपोर्ट रिसीवेबल एविडेंस बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट कैरिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज। ओके, सेकेंड इज सेइंग इट प्रोवाइड फिक्स रेट बेसिस, जिसको हम डिस्काउंट बोल रहे हैं, और 100% तक का इनवॉइस वैल्यू आपको इमीडिएट कैश में दे देता है। थर्ड, एक्सपोर्टर ट्रांसफर करता है अपना राइट टू रिसीव पेमेंट इन फेवर ऑफ फोरफिटर, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड फोरफिटिंग। देन नेक्स्ट वी हैव फोरफीट ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका है टर्म फोरफीट और उसका मतलब है सरेंडरिंग ऑफ राइट्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट अबाउट फोरफिटिंग करेक्ट है। अब देखो, फैक्टरिंग में हमने कहा अप टू 80% तक का आपको इमीडिएट कैश मिलेगा, फोरफिटिंग में आपको अप टू 100% तक का कैश मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो इकलौता स्टेटमेंट जो गलत है वो है फोर्थ, बिकॉज ये ग्रीक वर्ड नहीं है, ये है फ्रेंच वर्ड।
सो राइट आंसर होगा ऑल एक्सेप्ट 4। फोर्थ स्टेटमेंट को छोड़कर सारे ही स्टेटमेंट जो हैं वो आपके क्या हैं, करेक्ट हैं, है ना। ऑल एक्सेप्ट 4 आपका करेक्ट होगा, तो राइट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट क्राइटेरिया फॉर एंटिटीज डिजायर्स ऑफ सेटिंग अप अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। कोई भी एंटिटी अगर चाहती है कि हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें तो उनके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, इनमें से कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। इनकरेक्ट कौन सा है, दैट यू हैव टू आंसर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है दैट द ट्रेड्स विल नॉट बी अलाउड टू अज्यूम एनी क्रेडिट रिस्क ऑफ एंटिटीज, मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल शैल बी 25 करोड़। ठीक है, आपका मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल 25 करोड़ होना चाहिए। देन फॉरेन शेयर होल्डिंग्स ट्रेड में जो है इट वुड बी एज पर द एक्सटेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सेकेंड, आप थर्ड बोल रहे हैं एंटिटीज अदर देन द प्रमोटर्स विल नॉट बी परमिटेड टू हैव शेयर होल्डिंग इन एक्सेस टू व्हाट अमाउंट 20% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ ट्रेड्स। एंड द फोर्थ वन इज सेइंग द ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ प्रमोटर्स या फिर एंटिटी सेकिंग टू सेटअप ट्रेड्स वुड बी एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन ऑफ असेसमेंट और सिलेक्शन। अब आपको यहाँ पे आंसर करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है अबाउट दोज एंटिटी who wants to start their own business in trades. A, B, C और D, क्या होगा राइट आंसर? ओके, तो राइट आंसर होगा आपके सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं पर एक को छोड़कर, वो एक कौन सा है, थर्ड स्टेटमेंट। इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ ट्रेड्स होना चाहिए, 20% नहीं है, इट शुड बी 10%। तो यानी कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है, यानी कि इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर विल बी योर सी, डी ऑप्शन। राइट आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स। ट्रेड्स के बारे में फिलिंग द ब्लैंक्स हमें दिया गया है। अब देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या पूछ रहे हैं, ट्रेड्स इज अ स्कीम फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फैसिलिटेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ डैश। किसका ट्रेड रिसीवेबल आप एक्सेप्ट करते हो ताकि आप उसको पेमेंट कर सको, उनके कॉरपोरेट बायर्स के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के या फिर मल्टीपल फाइनेंसर्स के। तो देखो यहाँ से कुछ ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था फैक्टरिंग क्या है, जो इमीडिएट कैश दे रहा है सेलर को, फोरफिटिंग क्या है, जो इमीडिएट कैश दे रहा है एक्सपोर्टर को, और ट्रेड्स क्या है, जो इमीडिएट कैश दे रहा है एमएसएमईज को। यानी कि आप सेकेंड ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दो। ये किसके लिए है, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एमएसएमईज के लिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश, ये किसका फॉर्म है, फैक्टरिंग का फॉर्म है या फोरफिटिंग का फॉर्म है? तो मैंने आपको ये बताया था फैक्टरिंग ही होता है, बट सिर्फ एमएसएमईज के लिए होता है। इट मीन्स फोरफिटिंग को भी आप यहाँ पे हटा सकते हो। तो अब या तो ए होगा या तो डी होगा। अब क्योंकि नन ऑफ दी अबव दिया, यानी कि सारे ऑप्शंस क्रॉस चेक तो करने पड़ेंगे। चलिए, तो सेकंड हो गया फैक्टरिंग। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है कि टू एड्रेस द फाइनेंशिंग रिलेटेड इश्यूज फेस्ड बाय एमएसएमई, इंडिया में आरबीआई ने इसको किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया? तो एक्चुअल में आरबीआई ने 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये करेक्ट है। आगे पूछा जा रहा है लास्ट स्टेटमेंट, trades could deal with both receivable factoring as well as reverse factoring so that higher transaction volumes comes with into the system and facilitate better pricing। और जो transaction process होता है अंदर trades, it will be dash to the MSMEs। क्या होगा MSMEs के लिए? विदाउट recourse होगा, यानी कि सिक्योर्ड होगा। MSMEs को बायर के डिफॉल्ट होने पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक फेस करेगा लॉस, MSMEs को तो उनका पैसा मिल जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। वेरी गुड, राइट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। सॉरी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ फोरफिटिंग टू द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के क्या इसमें से एडवांटेजेस हैं?
पहला बोल रहा है कि फोरफिटिंग में 100% फाइनेंसिंग मिलता है, सेकंड बोल रहा है फोरफिटिंग इंप्रूव करता है कैश फ्लो एक्सपोर्टर के लिए, थर्ड बोल रहा है ये सेव करता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को, और फोर्थ आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एडवांटेज है आपके फोरफिटिंग का एक्सपोर्टर को, ए, बी, सी और डी। एंड द राइट आंसर एक्चुअली विल बी योर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि देखो एडवांटेज ये है कि एक्सपोर्टर को पहली चीज़ तो 100% मिल जाता है फोरफिटिंग में जो भी आपका इनवॉइस होता है, तो आपको क्या मिल रहा है 100% फाइनेंसिंग मिल रहा है। सेकंड, आपका कैश फ्लो बेहतर हो रहा है। अब आपको और 15-20 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब इंपोर्टर पेमेंट करेगा तब मैं दूसरा जाके कॉन्ट्रैक्ट लूँ, आपका कैश फ्लो बेटर हो जाएगा, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को भी ये सेव करता है। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव, सारे ही सही हैं यहाँ पे एडवांटेजेस को लेकर। नाउ ट्रेड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, ट्रेड्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है ना। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो मैंने अभी हमने देखा वो पैराग्राफ फिलिंग द ब्लैंक्स में कि ट्रेड्स को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया 2014 में, तो आप सेकेंड ऑप्शन को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, सेबी का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। अब या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा या फोर्थ होगा। सो फर्स्ट पढ़ते हैं, आरबीआई टुक आफ्टर द डिफिकल्टीज दैट एमएसएमई सप्लायर्स हैव एक्सपीरियंस्ड इन ऑब्टेनिंग पेमेंट फॉर देयर बिल्स ड्रॉन ऑन लार्ज कॉर्पोरेट्स। और पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है, इट इज़ नॉट फॉर मीडिया। एक्चुअली आपका आरबीआई लेकर क्यों आया, क्योंकि एमएसएमईज प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि एमएसएमईज ने प्रोडक्ट तो बेच दिया कॉर्पोरेट्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, पर वो टाइमली पेमेंट नहीं दे रहे। तो और एमएसएमई कैसे काम कर रहे हैं, बहुत ही कम कैपिटल पे काम करते हैं, तो अगर इनका जितना भी कैपिटल आना था वो भी नहीं आया तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे। इसीलिए आरबीआई ने ट्रेड्स को बनाया। तो राइट आंसर इज योर ए। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सिंगल फैक्टर सिस्टम। अब देखो सिंगल फैक्टर सिस्टम है क्या, मैं बताती हूँ, आप ऑप्शन पढ़ो तब तक। जो फैक्टरिंग है आपका ये भी इंटरनेशनल हो सकता है ना, जो फैक्टरिंग है आपका वो भी इंटरनेशनल हो सकता है। और इंटरनेशनल फैक्टरिंग की जब आप बात करते हो ये 3 टाइप का है। पहला है सिंगल फैक्टर सिस्टम, दूसरा है एक्सपोर्ट फैक्टर सिस्टम, तीसरा है इंपोर्ट फैक्टर सिस्टम। ये 3 सिस्टम है आपके पास, सिंगल, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, है ना। अब देखो इंटरनेशनल फैक्टरिंग हो रही है तो 2 फैक्टर बन जाते हैं यहाँ पे। फैक्टर कौन होता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जब इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो तो 2 फैक्टर हैं आपके पास, एक इंपोर्ट फैक्टर होगा, एक एक्सपोर्ट फैक्टर होगा। अब जहाँ लिखा है इंपोर्ट फैक्टर सिस्टम, यानी कि समझ में आ रहा है इंपोर्ट का फैक्टर जो है वो एक्टिव होगा। जहाँ लिखा है एक्सपोर्ट फैक्टर सिस्टम, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट फैक्टर जो है वो यहाँ पे एक्टिव रहेगा। सिंगल फैक्टर सिस्टम में क्या होता है ना, एक ही, दोनों में से कोई एक ही एक्टिव रहेगा, और वो जो एक्टिव रहता है वो होता है एक्सपोर्ट फैक्टर। इंपोर्ट फैक्टर एक्टिव होता है पर सिर्फ और सिर्फ इन द केस ऑफ अगर बायर डिफॉल्ट कर दे तो, उसके पहले नहीं होगा। तो देयर इज़ नो इंपोर्ट फैक्टर गलत है, देयर इज़ नो एक्सपोर्ट फैक्टर गलत है, दोनों होंगे, पर द इंपोर्ट फैक्टर कम्स इनटू पिक्चर ओनली व्हेन द बायर डिफॉल्ट्स, हैं दोनों, पर इंपोर्ट फैक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ तब एक्टिव होगा जब आपका बायर डिफॉल्ट कर रहा है। तो राइट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड नॉर्मली परमिटेड अंडर फैक्टरिंग। अगर आप फैक्टरिंग में जा रहे हो और आप लोन दे रहे हो, ऑब्वियसली इमीडिएट कैश दे रहे हो, तो कितने टाइम के लिए दोगे, 150 डेज जिसमें ग्रेस पीरियड 60 डेज का होगा, 90 डेज, 60 डेज, 150 डेज जिसमें एक्सक्लूसिव ऑफ मैक्सिमम ग्रेस पीरियड ऑफ 60 डेज है। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट। एक्चुअल में 150 डेज के लिए आप क्रेडिट देते हो, इसमें से 60 डेज का आपका ग्रेस पीरियड होता है। तो राइट आंसर विल बी योर ए। 150 डेज के लिए क्रेडिट दिया जाता है जिसमें से 60 डेज का आपका क्या होगा, आपका ग्रेस पीरियड माना जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ए।
ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस अबाउट द यूनिट नंबर 37। एक बार जल्दी से ये बता दीजिए कितने आंसर्स आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो लोग जो पहली बार इस सेशन से जुड़े हैं, ये सेशन मंडे टू सैटरडे होता है, ओनली ऑन ऑफिसर्स एट 24/7 सुबह 7:30 बजे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मंजिल बैच जो है ये मैंने कल ही स्टार्ट किया है IEIFS के लिए। IEIFS में इस बैच में कल से हमने बैच स्टार्ट किया है मॉड्यूल ए से, जिसमें 81% डिस्काउंट आपका अभी अवेलेबल है। महापैक पे डबल वैलिडिटी प्लस 81 डिस्काउंट आपका अवेलेबल है अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो, ठीक है। अब देखो, एनरोल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले Adda 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है अपने होम पेज पे। स्क्रॉल डाउन जब आप करोगे तो आपको JIB CIB एग्जाम कैटेगरी मिलेगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द JIB May 2024। तो आई कीप टेलिंग यू ऑल कि जब भी आपको महापैक में डबल वैलिडिटी दिखती है, गो विद द महापैक, बिकॉज ये बेस्ट रिटर्न ऑफ योर मनी है ना। क्यों है अभी बताऊंगी। ये है आपका मंजिल बैच जो कल मैंने स्टार्ट किया है। आप जब यहाँ पे बैच को देखो एक बार ऑफरिंग ज़रूर चेक कर लेना। सबसे पहले तो ये सारी लाइव क्लासेस ये बैच आपको देगा। सेकेंड, ये सारी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा। थर्ड, ये सारे ई बुक्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टडी प्लान भी। स्टडी प्लान पे आप क्लिक करोगे, आपके पास सभी सब्जेक्ट के स्टडी प्लान अवेलेबल है, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टडी प्लान पे क्लिक करोगे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एंड किस डेट से बैच स्टार्ट हुआ है, किस टाइम पे क्लासेस चल रही हैं, आपको पता चल जाएगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है बाय नाउ ऑप्शन पे, और टू गेट 81% डिस्काउंट कोड यूज़ करना है Y496, अप्लाई कर दीजिए। यू विल फाइंड हियर 81% डिस्काउंट, 1% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एप्लीकेशन पे कॉइन्स यूज़ करके। तो 81% डिस्काउंट है, 6 मंथ का वैलिडिटी है, कोड है Y496, ठीक है। कल से ही स्टार्ट हुआ है ये बैच। अभी आगे अगर मैं बात करूं महापैक की, तो महापैक में ये बेनिफिट तो मिलेंगे ही जो आपके मंजिल बैच में है। महापैक में एडिशनल बेनिफिट जो मिल रहा है सबसे अच्छा, जो कहीं और नहीं मिलेगा आपको, वो है ये। 1 सेकेंड, हाँ, दैट इज स्पेशल एडेड फीचर जो सिर्फ महापैक में, मिनी एंड महा मैराथॉन्स, प्रैक्टिस पेपर, एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे यू कैन हैव योर डाउट सेशंस विद योर वेंटर्स, ठीक है। अब आप इसी को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो बेनिफिट एक और आपको दिखेगा कि महापैक में एनरोल होने पे ऑफिसर्स Adda 24/7 के सारे बैचेस में आप एनरोल्ड हो, जो पुराने चल रहे हैं, जो नए आने वाले हैं, और जो अभी चल रहे हैं वो सब, क्योंकि सभी लाइव क्लासेस, सभी मॉक टेस्ट, सभी रिवीजन बैचेस, न्यूमेरिकल बैचेस, केस स्टडी बैचेस, सब मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो एनरोल करने के लिए अगेन बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोड यूज़ करेंगे Y496, अप्लाई कर देंगे। यू फाइंड अगेन 81% डिस्काउंट, कॉइन्स यूज़ करोगे तो आपको 81 मिलेगा। अब यहाँ पे 1 ईयर की वैलिडिटी है, और ये आपको 5700 में मिलेगा 1 साल के लिए, जिसमें रिवीजन बैच भी इंक्लूड होगा, न्यूमेरिकल बैच, पावर पैक बैच जो आएंगे सब इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर तो आप देख सकते हो मंजिल बैच इंडिविजुअल आप लेने जाते हो तो 37 का आपको पड़ेगा, वो भी सिर्फ 6 महीने, और सिर्फ एक सिंगल बैच है। रिवीजन बैच उसमें आपको लेना है तो अलग से पे करना पड़ेगा। यहाँ 5700 में आपको सब कुछ मिल रहा है। सो आई गेस नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई कीप टेलिंग यू कि जब भी महापैक पे डबल वैलिडिटी दिखे ये ज़रूर खरीदना, इंडिविजुअल बैच में मत जाना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे YT सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफिसर्स Adda 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नाउ लेट्स एंड द सेशन हियर। कल मिलेंगे फिर से सुबह 7:30 बजे, ओनली ऑन ऑफिसर्स Adda 24/7 विद द यूनिट नंबर 38 ऑफ योर मॉड्यूल टी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे।